हरिओम। आप सभी का इस ज्ञान का अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी काव्य प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। काव्य प्रकाश में हम लक्षणानुरूपण करने जा रहे हैं। लक्षण के दो पाठ हो चुके हैं। ये प्राय पाठ चल रहा है, तीसरा पाठ है संभवतः। तो इस तरह से लक्षणा कितने प्रकार की होती है हम बता चुके हैं। लक्षणा 6 प्रकार की होती है, 4 शुद्धा होती है, 2 गौणी होती है। आज जो सारोपा और साध्यवसाना है ये दोनों में होते हैं, शुद्धा में भी होते हैं और गौणी में भी होते हैं। ठीक है, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा ये बता चुके हैं। उपादान लक्षणा भी 2 प्रकार की हो जाती है, सारोपा और साध्यवसानिका, तथा जो लक्षण लक्षणा वो भी 2 प्रकार की होती है, सारोपा और साध्यवसानिका। इस तरह से उपादान लक्षणा 2 प्रकार की और साध्यवसानिका भी, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा भी 2 प्रकार की। इस तरह से उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा को मिलाकर के 4 भेद हो जाते हैं। इसके बाद आता है गौणी लक्षण। तो ये जो सारोपा और साध्यवसानिका ये गौणी में है, यदि सादृश्य संबंध से लक्षणा होती है तो इस तरह से आगे हम उस पर और चर्चा करेंगे। अभी ये भेद आए हैं सारोपा और साध्यवसानिका। सारोपा किसको कहते हैं और साध्यवसानिका किसको कहते हैं। तो देखिए सारोपा का लक्षण लिखा हुआ है, काव्य प्रकाशकार ने लिखा, सारोपान्यात यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। ये सारोपा का लिखा, सारोपान्यात यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। साध्यवसानिका का क्या लक्षण लिखा, तो विषयी अंतः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। ये साध्यवसानिका का लक्षण उन्होंने लिखा। हम चलते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए सारोपान्यात यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। तो पहले इसमें 2 चीजें हैं, एक विषयी है और एक विषय। तो विषयी को हम लोग समझते हैं और विषय को समझते हैं। तो विषयी क्या है और विषय क्या है, तो आप काव्य प्रकाश देखेंगे तो उसमें पहले लिखा हुआ है आरोप्यमाण, है कि नहीं, आरोप्यमाण। आरोप्यमान ही क्या है, विषय, विषयी है। तो विषयी क्या है, आरोप्यमान। आरोप्यमान को क्या कहते हैं, विषयी। तो विषयी क्या है, आरोप्यमान। विषय क्या है, तो आरोप का विषय, आरोप का जो आश्रय है, जिसमें लक्षणा करते हैं वही क्या होता है, विषय होता है। जैसे आरोप्यमान कौन है, गौरवाहिका में आरोप्यमान कौन है, गो की लक्षणा किस में कर देते हैं, गौरवाहिका। ये क्या है, गौरवाहिका। तो यहाँ जो लक्षणा गो की लक्षणा किस में कर देते हैं, वाहिक में। तो जो जिसकी लक्षणा करते हैं वो आरोप्यमान होता है, वो विषयी होता है। और जिसमें लक्षणा करते हैं वो आरोप का विषय होता है, आरोप का आश्रय होता है, अर्थात उसमें लक्षणा करते हैं। तो गो की लक्षणा किसमें की है, वाहिक में की है। अतः गो क्या हो गया, विषयी हो गया, आरोप्यमान हो गया। विषय कौन हो गया, जिसमें लक्षणा किए हैं वो कौन हो गया, आरोप आश्रय कौन हो गया, तो वाहिक हो गया। क्योंकि गो की लक्षणा किसमें किए हैं, वाहिक में किए। तो समझ गए कि नहीं। तो आरोप विषय क्या, विषयी क्या हुआ, आरोप्यमान। आरोप्यमान कौन हुआ, गो। ठीक भैया, गौ क्या हुई, आरोप्यमान हुई। अब विषय क्या हुआ, वाहिक, आरोप का विषय, आरोप का विषय, विषय कौन हुआ भैया, तो वाहिक, वाहिक। गंगायाम घोषा में गंगा क्या है, गंगा विषयी है यानी आरोप्यमान है। और जो विषय है वो कौन है, जिसमें लक्षणा करते हैं, आरोप का आश्रय है वो कौन है, तो तट है। जो गंगा की लक्षणा किस में करते हैं, तट में करते हैं। तो ये जहां पर विषयी और विषय क्या हो, यत्र उक्तौ, उक्तौ माने कहे जाए, यत्र यस्यां लक्षणायाम, यत्र क्या है, सप्तम्यास्त्रल है कि नहीं, यत्र यस्यां लक्षणायाम विषयी विषयः तथा उक्तौ, है कि नहीं, तथा उक्तौ। अर्थात सामानाधिकरणेन यदि प्रतिपाद्यौ भवतः चेत् सा लक्षणा किं भवति, सारोपा भवति। समझे कि नहीं। जहां पर विषयी और विषय समान विभक्ति के पदों के द्वारा भेदेन निर्दिष्ट होते हैं, कहे जाते हैं, वो क्या होती है, उसको कहते हैं सारोपा। यानी जहां पर जिसमें लक्षणा करते हैं उसको भी कहा जाए, तथा जिसकी लक्षणा करते हैं उसको भी यदि कहा जाए, दोनों को जहां कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सारोपा लक्षणा कहते हैं। तो समझ गए। जैसे गौरवाहिका, ये क्या हुआ, सारोपा लक्षणा है, क्योंकि यहाँ जिसकी लक्षणा कर रहे हैं वो भी है, वाहिक जिसमें लक्षणा कर रहे हैं वो भी है। गंगायाम घोषा है, बताओ, गंगायाम घोषा ये है सारोपा, सारोपा है तो नहीं है। क्यों,
क्योंकि गंगा की लक्षणा किस में की है, यहाँ विषयी तो है, गंगा की लक्षणा कर रहे हैं, अतः गंगा क्या है, विषयी है। तो विषयी तो है लेकिन विषय नहीं है, क्योंकि विषय कौन है, गंगा की किस में लक्षणा कर रहे हैं, तट में, अतः तट का प्रयोग है इसमें कहीं नहीं है। लेकिन गौरवाहिका में वाहिक जो लक्ष्यमाण है, आरोप का जो आश्रय है वाहिक, अर्थात गो की लक्षणा किस में करते हैं, वाहिक में, तो आरोप का आश्रय कौन हुआ, किस में लक्षणा कर रहे हैं, वाहिक में, अतः गो भी वहां कहा गया, अतः विषय भी कहा गया है, सॉरी जो विषय है वाहिक वो भी कहा गया है, और जो विषयी है गो भी कहा गया है। अतः समान विभक्ति पदों के द्वारा दोनों प्रथमांत पदों के द्वारा क्या है, निर्दिष्ट है। अतः गौरवाहिका तो सारोपा है, लेकिन गंगायाम घोषा ये सारोपा नहीं है। क्यों, क्योंकि गंगायाम जिसकी लक्षणा कर रहे हैं, अर्थात जो विषयी है गंगा, उसका तो प्रयोग है, लेकिन जो विषय है अर्थात जिसमें लक्षणा कर रहे हैं, किसमें लक्षणा कर रहे हैं, तट में, उसका प्रयोग है नहीं है। अतः ये क्या है, यहाँ विषयी एक चीज है, क्या, विषयी क्या नहीं है, विषय नहीं है, अतः ये लक्षणा क्या नहीं है, सारूपा लक्षणा नहीं है। तो इसको पता चल गया होगा, तो ये सारूपा लक्षणा नहीं है, और ये गौरवाहिका क्या है, सारूपा लक्षणा है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आते हैं, तो इस तरह से आप इसको समझ चुके होंगे कि सारूपा का मतलब वही है कि जहां विषयी और विषय दोनों कहे जाते हो समान विभक्ति के पदों के द्वारा, है कि नहीं, प्रकाशित वैधर्म अपनुत भेद, अर्थात जहाँ प्रकाशित वैधर्म समान विभक्ति के पदों के द्वारा जहाँ निर्दिष्ट हो, समान विभक्तियों के पदों के द्वारा जहाँ पर प्रकाशित वैधर्म के द्वारा कहे जा रहे हो, वो क्या होती है, वहां वो लक्षणा होती है सारूपा लक्षणा, उसको कहते हैं। समझे कि नहीं। और जहाँ केवल विषयी कहा जाए लेकिन विषय न कहा जाए, उसको क्या कहते हैं, अर्थात जिसमें लक्षणा करते हैं वो न कहा जाए, तो क्या हो जाती है वो लक्षणा, उसको कहते हैं ये साध्य वसानिका। अगर सारूपा आप जान गए तो साध्य वसानिका आप जान जाएंगे, क्योंकि साध्य वसानिका में क्या नहीं रहता है, विषय नहीं रहता, बस क्या रहता है, विषय रहता। तो देखो जैसे गौरवाहिका क्या हो गया, ये गौरवाहिका तो क्या हो गया, सारोपा का उदाहरण हो गया, सारोपा। अब मान लो क्या है, गौरयम कह दिए, क्या कह दिए, गौरयम। अब ये कौन सी लक्षण होगी भैया, अब यहाँ देखो वाहिका अपनुत बोध प्रकाशित वैधर्म के द्वारा, इसीलिए कहा जहां कहे जाए दोनों का निर्देश हो। अयम के द्वारा यद्यपि वाहिक को तो कहा जाता है, लेकिन वाहिकत्वेन वाहिक को नहीं कहा जा रहा अयम के द्वारा, समझे कि नहीं, अपितु ईदंत्वेन अयम ईदंत्वेन कहा जा रहा वाहिक को, समझे कि नहीं। प्रकाशित वैधर्म के द्वारा साक्षात उपात्त जो वैधर्म प्रयोजक धर्म है, वैधर्म प्रयोजक जो धर्म है, तदवाचक शब्द के द्वारा, वाहिक शब्द के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ देखो गौ तो है, अर्थात जो विषयी है जिसकी लक्षणा करते हैं हम, तो वो तो है, लेकिन क्या नहीं है, विषय नहीं है, क्या, अपनुत भेदो, अर्थात प्रकाशित वैधर्म के द्वारा समान विभक्ति के पदों के द्वारा क्या नहीं है, विषय का प्रतिपादन यहाँ नहीं है। अतः क्या नहीं होगा, ये लक्षणा क्या नहीं होगी, सारूपा नहीं होगी, अपितु क्या होगी, साध्य वसानिका लक्षणा होगी। समझ गए होंगे आप। अर्थात जहाँ पर विषय और विषयी का दोनों का समान विभक्ति के पदों के द्वारा भेद प्रतिपादक वैधर्म प्रयोजक जो शब्द है उसके द्वारा कहा जाता हो, वहां पर क्या होती है, सारूपा। और जहाँ विषय विषयी के द्वारा, अर्थात विषय का तो कहा, विषयी तो कही जाए लेकिन विषय ना कहा जाए, विषय तदवाचक शब्द के द्वारा वैधर्म प्रयोजक जो शब्दवा है उसके द्वारा वैधर्म, वैधर्म अर्थात साधर्म होता है, वैधर्म होता है। तो गो गो और वाही क्या है, गो का वैधर्म कौन है, वाही, क्योंकि गो गोत्वेन गो अलग है, वाहिकत्वेन वाही क्या है, अलग है। अतः वैधर्म प्रयोजक जो धर्म होगा, तादृश धर्मवाचक जो शब्द होगा, उस शब्द के द्वारा जहाँ कहा जाए वो क्या होती है। तो हम ज्यादा नहीं व्याख्या करें, इतना आप समझ लीजिए, जहाँ पर विषय और विषयी का शब्दों की समान व्यक्ति पदों के द्वारा जहाँ पर कहा जाए, उनका निर्देश किया जाए, वो क्या होती है, सारूपा होती है। और जहाँ पर विषयी का तो कहा जाए लेकिन विषय ना कहा जाए शब्द के द्वारा, अपितु दूसरे शब्दों के द्वारा कहा जाए, जैसे ईदंतेन अयम में कहा तो जा रहा है यद्यपि यहाँ, लेकिन वो दूसरे शब्द वाहिकत्वेन वाहिक कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। अतः अपितु ईदंतेन अयम शब्द के द्वारा वाहिक कहा जा रहा है। अतः ये लक्षणा क्या नहीं है, सारूपा नहीं है, अपितु क्या है, साध्य वसानिका लक्षणा है। समझे कि नहीं। तो वही कह रहा देखो यहाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। विषयी यानी आरोप्यमाणः, विषयः माने आरोप, आरोप का विषय, आरोप विषयः, यत्र उक्तौ, है कि नहीं, यत्र समान विभक्ति के पदेन यत्र उक्तौ भवतः तत्र किं भवति, तत्र अन्यास आरोपा लक्षणा भवति। समझे कि नहीं। और भैया साध्य वसानिका कहाँ होती है, तो कहा साध्य वसानिका देखो हम बता ही चुके हैं, फिर भी बता दें एक बार।
विषयी अंतःकृते, विषयी अंतःकृते, ये है यहाँ विषयी अंतःकृते, अंतःकृते अर्थात जहाँ विषयी का हो जाए अंतःकृत हो जाए, लेकिन विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन सा 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 स्यात् साध्यवसायिका, समझे कि नहीं। अर्थात जहाँ पर विषयी अंतःकृत, विषयी के द्वारा अंतःकृत हो, विषयी के द्वारा क्या हो, विषयिणा आरोप्यमाणेन, विषयिणा आरोप्यमाणेन यत्र अंतःकृतः वर्तते विषयः, समझे कि नहीं, सा साध्यवसानिका भवति, समझे कि नहीं। यत्र विषयिणा अर्थात आरोप्यमाणेन विषयः अंतःकृतः भवति, निगीर्णः भवति, सा साध्यवसानिका लक्षणा भवति, समझे कि नहीं। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होगा जहाँ पर विषयी यानी विषयी के द्वारा, विषयिणा अर्थात विषयी के द्वारा जहाँ पर विषय क्या हो, अंतःकृत हो। अंतःकृत मतलब क्या, अन्यस्मिन का मतलब है आरोप विषय, अन्यस्मिन माने आरोप विषय, आरोपाश्रय, अंतःकृते सति निगीर्णे सति, अंतःकृते का अर्थ क्या है, निगीर्णे सति, निगीर्णे सति, लेकिन अंतःकृते का अर्थ ध्यान रखिएगा, अंतःकृते निगीर्णे सति, किसका, कौन निगीर्ण कर लिया जाए, अन्यस्मिन, अन्यस्मिन माने आरोप विषयः, आरोपाश्रयः, तो आरोप आश्रय, अन्यस्मिन माने आरोप आश्रय, आरोप विषय अंतःकृते सति निगीर्णे सति, केन निगीर्णे सति, तो विषयिणा विषयी के द्वारा, आरोप का आरोप्यमान के द्वारा अर्थात तो गो के द्वारा, जहाँ पर क्या हो जाए विषय निगीर्ण कर लिया जाए, आरोप का जो विषय है वो, आरोप का जो आश्रय है अर्थात जिसमें लक्षणा करने जा रहे हैं वो निगीर्ण कर लिया जाए, यानी कि विषय के द्वारा ही जहाँ विषय कह दिया जाए, वो क्या, विषयी के द्वारा ही जहाँ विषय कह दिया जाए, विषयी के द्वारा ही जहाँ विषय कह दिया जाए, आरोप प्रमाण के द्वारा ही जहाँ आरोप का जो विषय है वो कह दिया जाए, तो क्या हो जाती है वहाँ, वह साध्यवसानिका होती है। अर्थात जहाँ पर विषयी तो रहता है लेकिन विषय नहीं रहता, अभी तो वो विषयवाचक शब्द है, वो विषय पृथक शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है, अभी तो तदवाचक जो शब्द है तद उसके द्वारा नहीं कहा जाता, अभी तो इदंत्वेन आदि आदि शब्द के द्वारा कहा जाता है, वो क्या होती है, वो साध्यवसानिका लक्षणा होती है। जैसे देखो गौरयम, गौरयम में देखो जो विषयी है कौन है, गौ, उसके द्वारा जो विषय है कौन, बाहिक, बाहिक, ये क्या है, विषय है, विषय, ये विषय है कौन, बाहिक, ये बाहिक गो के द्वारा क्या कर लिया गया है, निगीर्ण कर लिया गया है कि नहीं। तो आरोप माने न गो शब्देन यत्र विषय अन्यस्मिन माने आरोपाश्रय अर्थात बाहिके किमस्ति निगीर्णे सति, अंतःकृते सति निगीर्णे सति अत्र किमस्ति, अतः सा लक्षणा साध्यवसानिका लक्षणा वर्तते, समझे कि नहीं। तो आरोप विषयिना अर्थात आरोप्यमाणेन गो इत्यनेन किं कृते सति, अन्यस्मिन आरोप विषये आरोपाश्रय बाहिक इत्यस्य निगीर्णे अंतःकृते सति निगीर्णे सति सा स्यात् साध्यवसानिका, सा स्यात् साध्यवसानिका, वो क्या हो जाती है, साध्यवसानिका लक्षणा हो जाती है, समझे कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर विषयी और विषय दोनों का जहाँ समान व्यक्ति पदों के द्वारा निर्देश किया जाए, साक्षात उपात्त किया जाए, वो क्या होती है, वहाँ सारूपा होती है। और जहाँ विषयी के द्वारा विषय निगीर्ण कर लिया जाता है अर्थात विषयी के द्वारा ही विषय प्रतिपादित कर दिया जाता है, अर्थात विषयवाचक शब्द, विषय को कहने के लिए उत्तरवाचक शब्द का पृथक प्रयोग नहीं होता है, वहाँ क्या होती है, साध्यवसानिका होती है। जैसे गौरयम गौरवाहिका, तो गौरवाहिका कौन हो गई, सारोपा, क्योंकि यहाँ दोनों है, वाहिक वाचक जो विषय है उसका जो विषय कौन है, वाहिक है, तदवाचक शब्द का भी प्रयोग है वाहिक का, समझे कि नहीं। अतः यहाँ तो क्या हो गई, सारोपा हो गई। लेकिन गौरयम में जो विषय है अर्थात जिसमें लक्षणा करते हैं गो की, किसमें लक्षणा करते हैं, वाहिक में, तदवाचक जो शब्द है वाहिक उसका प्रयोग है गौरयम में, नहीं है। अतः ये गौरयम क्या है, सारोपा नहीं है, अभी तो क्या है, साध्यवसानिका है। तो गौरयम कौन सी हो गई, साध्यवसानिका, साध्यवसानिका, समझे। तो गौरयम ये साध्यवसानिका हो गई, गौरवाहिका क्या हो गई, सारूपा हो गई, समझे कि नहीं। और गंगायाम घोषा ये भी क्या है, ये भी साध्यवसानिका, समझे कि नहीं, क्या है, साध्यवसानिका। क्यों, क्योंकि गंगा के द्वारा ही जो तट है वो कहा जा रहा है, जो आरोप का विषय है कौन, तट, वो किसके द्वारा कहा जा रहा है, गंगा के द्वारा ही। अतः क्या हो गई ये गंगा, ये इसका उदाहरण हो गया
सारोपा का, किसका नहीं है, सॉरी साध्य वसानिका के, क्योंकि यहाँ विषयी के द्वारा विषय जो है, जो तट है वो निगीर्ण कर लिया गया है, वही गंगा के द्वारा ही वो तट कहा जा रहा है। अतः विषयवाचक शब्द का यहाँ पृथक प्रयोग नहीं है। अतः गंगा एवं घोषा भी क्या है, साध्य वसानिका लक्षणा का उदाहरण है। और जो गौरवाहिका, ये किसका उदाहरण है, सारोपा का। तो इस तरह से आप साध्य सारोपा और साध्य वसानिका समझ सकते हैं। ठीक है भैया, वही देखो लिखा हुआ, पंक्ति भी बोल देता हूँ मैं। आरोप्यमाणः आरोप विशेषश्च यत्र अनपनुत भेदौ, अर्थात प्रकाशित वैधर्म्य, जहाँ पर भेद अनपनुत है, अर्थात छुपा हुआ नहीं है, प्रकाशित है, ऐसा। तो गौरवाहिका में क्या है, भेद छुपा नहीं है। अरे गोत्वेन गो है, वाहिकत्वेन वाहिक है, दोनों क्या है, अलग अलग है, गो अलग है, वाहिक अलग है। अतः यहाँ प्रकाशित वैधर्म्य जो है प्रकाशित है, गौरयम में छुपा हुआ है और गौरवाहिका में प्रकाशित है। अतः प्रकाशित वैधर्मो सामानाधिकरणेन निर्देश्यते, अर्थात जहाँ पर दोनों चीज देखो, निर्देश्यते में द्विवचन है, निर्दिश्यते, निर्दिश्यते, निर्दिश्यन्ते, अर्थात जहाँ पर क्या कह दिए जाए, विषय और विषयी दोनों का निर्देश हो, वो क्या होती है, सारूपा लक्षणा होती है। समझे कि नहीं, सा लक्षणा सारूपा भवति। अब आई देखो साध्य वसानिका का, तो देखो विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका, विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका, अर्थात इसका अर्थ लिखा देखो वृत्ति में, विषयिणा विषयिणा, विषयिणा मतलब आरोप्यमाणेन, विषयी अंतःकृते, इतना पूरा समस्त पद है, ध्यान रखना है, विषयी अंतःकृते ये क्या है, समस्त पद है, विषयिणा अंतःकृतः विषयी अंतःकृतः तस्मिन् विषयी अंतःकृते, ये समास कर लेना। देखो तो विषयिणा, इसीलिए देखो लिखा विषयिणा अंतःकृते, यानी विषयिणा मतलब जो आरोप्यमान जो गो है उसके, अथवा आरोप्यमान जो गंगा है उसके द्वारा अंतःकृते, अंतःकृते का अर्थ देखो लिखा निगीर्णे, उसके द्वारा जहाँ पर निगीर्ण कर लिया गया हो, कौन निगीर्ण कर लिया गया हो, तो अन्यस्मिन्, अन्यस्मिन् का अर्थ किया देखो, आरोप विषय, अर्थात आरोप आश्रय, अर्थात बाहिक, जहाँ कहा क्या कह दिया जाए, जो विषयी है अर्थात गो है उसी के द्वारा कह दिया जाए, तो क्या होती है साध्य वसानिका। तो यहाँ देखो गो के द्वारा जो विषयी है उसी के द्वारा बाहिक कह दिया जा रहा था, क्या है, निगीर्ण कर लिया गया है, उसी के द्वारा कह दिया जा रहा था, क्या है, साध्य वसानिका वर्तते। समझे कि नहीं, साध्य वसानिका। अब आया देखो ये जो सारोपा और साध्य वसानिका है, सारोपा और साध्य वसानिका के भेद से ये जो ये दोनों में है, ये सारोपा और साध्य वसानिका। तो हम इसमें आपको गौ भेदो इमौच सादृश्य संबंधांतरस्तथा गौणौ शुद्धौ च विद्ये, अर्थात जो ये सारोपा और साध्य वसानिका ये है, ये गौणी के भी भेद है और शुद्धा के भी भेद है, दोनों प्रकार के लक्षण के भेद है। गौणी के भी, गौणी लक्षण के भी भेद होते हैं और शुद्धा के भी, शुद्धा के भी, दोनों के ये क्या है, भेद है, ध्यान रखिएगा। ये दो दो भेद किसके हैं, तभी जो शुद्धा क्या होती है 4 प्रकार की हो जाती है, गौणी क्या होती है 2 प्रकार की होती है। तो गौणी में यही है कि सारोपा और साध्य वसानिका के भेद से गौणी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, और शुद्धा जो लक्षणा है वो 4 प्रकार की है। क्यों, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा 2 प्रकार की, सारोपा और साध्य वसानिका, और गौणी लक्षण लक्षणा भी क्या है 2 प्रकार की, सारोपा और साध्य वसानिका। तो उपादान लक्षणा 2 प्रकार की हो गई, सारोपा साध्य वसानिका, और लक्षण लक्षणा भी हो गई 2 प्रकार की, सारोपा और साध्य वसानिका। इस तरह से शुद्धा लक्षणा भी 4 प्रकार की और गौणी लक्षणा भी 4 प्रकार की, सॉरी गौणी लक्षणा भी 2 प्रकार की। तो शुद्धा 4 और गौणी 2 मिलाकर के कितना हो गए 6। तो ये 6 भेद होते हैं किसके, लक्षण। अब देखते हैं भैया, सादृश्य हम बता चुके हैं कि जो गौणी लक्षणा होती है उसमें और शुद्धा लक्षणा उसमें अंतर क्या है, क्योंकि सारोपा साध्य वसानिका तो शुद्धा भी है गौणी भी है, तो अंतर क्या है भैया, कहाँ अंतर ये है, बस इतना समझिए कि हम पीछे भी बता चुके हैं, कई बार लक्षणा पढ़ा रहे थे तब भी बताए कि सादृश्य संबंध से यदि लक्षणा होती है तो गौणी होती है, यदि सादृश्येतर संबंध से होती, कार्य कारण भाव सामीप्य संबंध है कि नहीं, तादर्थ संबंध, आगे आएंगे बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं, तो वो क्या होती है, शुद्धा होती है। लेकिन यदि सादृश्य संबंध, जैसे गौरवाहिका, गौरवाहिका में गो सादृश्य, गो का वाहिक के साथ क्या है, सादृश्य है। क्यों, यथा स्ववृत्ति सजातीय गुणवत्व सादृश्य है, क्या है, स्ववृत्ति सजातीय गुणवत्व, स्ववृत्ति जो गुण, तत्सजातीय जो गुण, तद गुणवत्व, स्ववृत्ति यानी गुण, स्व माने गो हो गया, तद वृत्ति गुण क्या हो गया, जाड्य मांद्यादि गुण,
तत्सजातीय गुण कौन हो गए? वाहिक वृत्ति जाड्यमान्य गुण। तदवत्व किस में है? वाहिक में है। अतः स्ववृत्ति सजातीय गुणवत्व सादृश्य है किसका? गो का वाहिक के साथ। अतः सादृश्य होने के कारण गो की लक्षणा किस में हो जाती है? वाहिक में हो जाती है। अभी इसमें भी अंतर आगे आएगा। 3 मत हैं कि गो की लक्षणा हो तो किस में हो? गो की लक्षणा गो वाहिक वृत्ति जाड्यमान्य आदि गुण में होती है। गो की लक्षणा किस में होती है? अब वो सब आएगा चर्चा, तो उसी में करेंगे, अभी नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या है, आने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गौणी लक्षणा होती है तो सादृश्य संबंध से होती है, शुद्धा लक्षणा होती है तो सामीप्य, जैसे गंगा घोषा में सामीप्य संबंध से है। और भी आगे आयुर्घितम इत्यादि में क्या आएगी? कार्य कारण भाव आदि संबंध से आएगी, है कि नहीं? तो कुल मिला के सादृश्य संबंध से इतर संबंध से ही लक्षणा होती है। कहाँ? शुद्धा स्थल में। और गौणी स्थल में सादृश्य संबंध से ही लक्षणा होती है। अतः यही शुद्धा और गौणी का भेदक तत्व है। ठीक है भैया। ताटस्थ आदि जो किए थे वो भी मुकुल भट्ट आदि, तो उसका भी खंडन कर दिए थे पीछे कि ताटस्थ जो है ये भेद का प्रयोजक नहीं हो सकता है, ये भेदक नहीं हो सकता। तो इमौ देखो आगे लिखा, वृत्ति पढ़ते हुए हैं। भेदौ इमौ सादृश्य संबंधांतरस तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। ये अर्थात इमौ भेदौ यानी सारोपार साध्य वसानिका रूप भेदौ च सादृश्यात माने सादृश्य संबंध से भी होते हैं ये, और संबंधांतरस तथा यानी सादृश्य संबंध से अतिरिक्त संबंध जो सामीप्य आदि संबंध है उन संबंधों से भी होते हैं। अतः गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। अगर सादृश्य संबंध से होता तो गौणी होती है, सादृश्येतर संबंध से यदि लक्षणा होती है तो शुद्धा होती है। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। गौणौ दो वचन किया, क्यों किया? क्योंकि सारोपा साध्यवसानौ गौणौ और सारोपा साध्यवसानौ शुद्धौ। यदि किम भवति? सादृश्य संबंध से लक्षणा होती है तो शुद्धौ सारोपा साध्यवसानौ, और यदि सादृश्येतर संबंध से होती है तो यदि सादृश्य संबंध से होती है तो गौणौ सारोपौ साध्यवसानौ, और यदि सादृश्येतर संबंध से होती है तो शुद्धौ सारूपा साध्यवसानौ। तो इस तरह से आप भेद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा जो बताए हैं मूल चीज कि सादृश्य संबंध से यदि लक्षणा हुई तो गौणी, और सादृश्येतर संबंध से कार्य कारण भाव आदि से तो शुद्धा। अब आगे चलिए देखिए, वही लिखा इमौ सारूपा साध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ। सादृश्य हेतु के कारण ये क्या होते हैं? गौणी के भेद होते हैं। गौरवाहिका गौरव, देखो गौरवाहिका किसका हो गया? सारूपा का, और गौरव किसका हो गया? साध्यवसानिका का हो गया। ये गौणी के भेद हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सादृश्य संबंध से लक्षणा हो रही है। तो सारूपा ये क्या है? गौणी है, शुद्धा नहीं है, ध्यान रखिएगा। गौणी क्या है? और ये साध्यवसाना क्या है? गौणी साध्यवसाना, गौणी शुद्धा नहीं है। तो वो क्या है? गौणी सारोपा का हो गया वो गौरवाहिका, गौणी साध्यवसानिका का हो गया गौरव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गौणी के दोनों उदाहरण हो गए, गौरवाहिका और गौरव, सारूपा का भी साध्यवसानिका का भी। तो ये है। अब देखो गौरवाहिका में ही हम भी कही रहे थे, चर्चा हो रही थी कि गौरवाहिका में लक्षणा क्या होती है। तो देखो इसको अब मैं मिटाता हूँ। गौरवाहिका और गौरव, यहाँ गो की क्या होती है? लक्षणा होती है। इसमें होती है वाहिक में। अब इसमें 3 मत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, गो जो है वाहिक को अभिधा के द्वारा कहता है। अरे ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भैया गो ही कहेगा किसको? वाहिक को, लेकिन किसके द्वारा कहेगा? अभिधा वृत्ति के द्वारा कहेगा। अभिधा वृत्ति के द्वारा कहता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब देखो जैसे गौरवाही, गौ का यहाँ गो की लक्षणा होती है। इस गो पद की क्या होती है? लक्षणा होती है। कहाँ होती है? तो देखो ध्यान रखना, गौ की नहीं होती है, गो की होती है। गौरवाही का प्रयोग है, इसमें गौ की क्या होती है? लक्षणा होती है। अब किस में होती है? तो इसमें 3 मत हैं। क्या? 3 मत। पहला मत, अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो, स्वार्थ अत्र ही
स्वार्थ सहचारिणो स्वार्थ सहचारिणो जाड्यमान्द्यादयो जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाण गो शब्दस्य लक्ष्यमाण गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तं उपयान्ति परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति। ये हो गया पहला पक्ष उपयान्ति। ये क्या हुआ? पहला पक्ष। अर्थात अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाण गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति। सुनेंगे। और कुछ लोग कहते हैं भैया स्वार्थ सहचारिण गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्षन्ते। दूसरा है स्वार्थ केचित था है केचित, आगे जोड़ सकते हैं केचित। अब आगे आएगा दूसरा है स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन। स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्षन्ते। परार्थगता गुणा एव लक्षन्ते न तो परार्थो विधीयन्ते कन्या न तो परार्थो अविधीयते। ठीक है। ये दूसरा मत हो गया। अब है तीसरा। क्या? अब है तीसरा है साधारण गुणाश्रित। यही इनका मत है। साधारण गुणाश्रितेन साधारण गुणाश्रयत्वेन साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यतः। परार्थ एव लक्ष्यते इत्यतः। ये तीन मत केचित अन्य और अपरे। ये अपरे से हो गया, ये अन्य से हो गया, ये केचित से हो गया। तो तीन मत हैं केचित और अन्य अपरे। केचित अन्य अपरे। तो केचित है वो क्या कहते हैं? वो ध्यान रखिएगा बाहिक को अभिधा के द्वारा कहते हैं। ये पहला मत क्या है? बाहिक को अभिधा के द्वारा कहते हैं। ये पहला मत। दूसरा कहता है भैया स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्षन्ते। अर्थात गो की लक्षणा बाहिकगत गुण में लक्षण हो जाती है। बाहिक की किस में गो की लक्षणा किस में होती है? बाहिक के जो गुण हैं कौन? जाड्यमान्द्यादि, उसमें लक्षणा हो जाती है। और बाहिक का आक्षेप से बोध होता है। ठीक है भैया। बाहिक का किससे बोध होता है? दूसरे मत में आक्षेप से। तीसरा मत क्या है कि बाहिक गो की लक्षणा बाहिक में हो जाती है। परार्थ गुणाश्रयत्वेन स्वसजातीय गुणाश्रयत्वेन। क्या? स्वसजातीय गुणाश्रयत्वेन। स्वसजातीय गुणवत्व संबंध रहेगा। समझे कि नहीं? स्वसजातीय गुणवत्व संबंध रहेगा। स्वसजातीय गुणवत्व संबंध से जो गो है उसकी किस में लक्षणा हो जाती है? बाहिक में। यही क्या है?
अपरे का मत है, यही लास्ट वाला मत है, यही अंतिम मत है, यही इनका मत है, मोमटाचार्य का है। तो गो की लक्षणा वाहिक में होती है, वाहिक में होती है, ये तीसरा मत है। तो इस तरह से 3 मत इसमें दिए हैं। देखिए, स्वार्थ सहचारिणो जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाण गो शब्द से परार्था विधाने प्रवृत्ति नियुक्तत्व बयान्ति। देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। स्वार्थ सहचारिणो, स्वार्थ माने गो, गौर वाहिका, तो स्व से किसको लेंगे? गो को, जिसकी रक्षा कर रहे हैं, तो गो को। तदर्थ जो गो पदार्थ, तत्सहचारी कौन है? जाड्यमान्द्यादि गुण है कि नहीं है? क्योंकि जहाँ गोत्र है वहाँ क्या है? गोत्र विशिष्ट गो है, वहाँ जाड्यमान्द्यादि रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे वो कपिला को थोड़ी मिलने वाली क्या? तो ये जो सामान्य है ये क्या होती है? जहाँ जहाँ गो है उसमें थोड़ी विवेक है, सदा सद्ज्ञान तो है नहीं, इसलिए जाड्यमान्द्यादि गुण रहेंगे ही उसमें। तो जहाँ जहाँ गो है वहाँ वहाँ जाड्यमान्द्यादि गुण है। अतः इसीलिए स्वार्थ यानी गो पदार्थ सहचारी गुण कौन हो गए? जाड्यमान्द्यादि गुण हो गए, समझे कि नहीं? अतः स्वार्थ सहचारिणो जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति, समझे कि नहीं? स्वार्थ यानी गो पदार्थ सहचारी गुण कौन हो गए? जाड्यमान्द्यादि गुण हो गए। फिर लक्ष्यमाण गो शब्द से, जो लक्ष्यमाण है कि नहीं, वो गो शब्द से लक्ष्यमाण यानी गो शब्द की लक्षणा कहाँ कर दिए? स्वार्थ सहचारी जो जाड्यमान्द्यादि है गुण उसमें कर दिए। फिर वही जाड्यमान्द्यादि को प्रवृत्ति निमित्त बना करके क्या करेंगे? गो शब्द से परार्थाभिधाने यानी बाहिक रूप अर्थस्य अभिधया बोधने, बाहिक रूप अर्थ का अभिधा के द्वारा, अभिधा वृत्ति जानते हैं ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा लक्षणा के अभिधा वृत्ति के द्वारा, अभिधा जो शक्ति है उसके द्वारा कहने में क्या है? वो प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। अर्थात जैसे घटार्थ को कहने में घट से किसका बोध होता है? घटार्थ का। तो घटार्थ जो घट रूप जो अर्थ है उसके कहने में कौन प्रवृत्ति निमित्त होते हैं? घटत्व, समझे कि नहीं? क्योंकि घटत्व रहता है तभी ना क्या कहता है? घट शब्द घटार्थ को कहता है। अतः घटार्थ को कहने में घट का प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है? घटत्व। उसी तरह से गो किसको कहता है? वाहिक को कहेगा, अभिधावृत्ति के द्वारा कहेगा, लेकिन उसमें प्रवृत्ति निमित्त कौन होंगे? परार्थगत गुण, जाड्यमान्द्यादि स्वार्थ सहचारी गुण, अर्थात बाहिकगत जो गो पदार्थ है तत्सहचारी जो गुण है जाड्यमान्द्यादि, वही गुण क्या होंगे? परार्थ के अभिधान में यानी बाहिक अर्थ के अभिधान में अभिधा से कहने में क्या होंगे? प्रवृत्ति निमित्त होंगे। ये पहला मत। दूसरा है भैया, स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एवं लक्षन्ते न तो परार्थो विधीयते इत्यन्य, अर्थात परार्थ नहीं कहा जाता, अभिधा के द्वारा जो परार्थ है बाहिक अर्थ वो नहीं कहा जाता। कौन कहा जाता है? का स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन, परार्थगता किसमें लक्षणा करते हैं दूसरे मत में? तो स्वार्थ सहचारी यानी गो पदार्थ सहचारी जो गुण है जाड्यमान्द्यादि गुण, तद अभेदेन उन गुणों से अभेद किसका है? जो बाहिकगत गुण है उनका। ध्यान रखिएगा, 2 गुण है यहाँ, एक गो पदार्थ का गो का गुण है जाड्यमान्द्यादि, दूसरा का है वाहिक का गुण है जाड्यमान्द्यादि, समझे कि नहीं? तो गो का जो गुण है जाड्यमान्द्यादि और जो बाहिक के गुण है जाड्यमान्द्यादि, वो दोनों अभिन्न है, एक है। क्यों? क्योंकि उसी तरह है जाड्यमान्द्यादि गुणत्व ने क्या है? एक है। तो जैसे गो में जाड्यमान्द्यादि गुण रहते हैं वैसे किस में रह रहे हैं? बाहिक में। अतः दोनों गुणों का क्या है? अभेद है। किन किन गुणों का? तो जाड्यादि जो गोवृत्ति जाड्यमान्द्यादि गुण है उनसे जो सहचरित जो गुण है किसका? बाहिक का गुण है, उनके साथ उन दोनों का क्या है? अभेद है, अभिन्न है, दोनों एक हैं। इस तरह से इसलिए क्या करेंगे? गो शब्द के द्वारा जो गो शब्द सहचारी जो गुण है तद अभेदेन माने उनसे जो अभिन्न है कौन? परार्थगत गुण यानी कि बाहिक अर्थ का जो गुण जाड्यमान्द्यादि गुण, उसी में क्या हो जाती है? गो की लक्षणा हो जाती है। यानी गो की लक्षणा किसमें हो गई? जो बाहिक के जाड्यमान्द्यादि गुण है उनमें लक्षणा हो गई, समझे कि नहीं? अतः गो शब्द किसको कहेगा? अभेदेन बाहिकगत जाड्यमान्द्यादि गुण को कहेगा। गो शब्द किसको कहेगा? द्वितीय मत में बाहिकगत जो जाड्यमान्द्यादि गुण है उनको अभेदेन कहेगा, समझे कि नहीं? तो क्या अर्थ होगा? गो वृत्ति जाड्यमान्द्यादि गुणा भिन्न बाहिक वृत्ति जाड्यमान्द्यादि गुणा तद विशिष्ट वाहिका। इस तरह से इसका द्वितीय मत में बोध होगा, समझे कि नहीं? तो द्वितीय मत में बोध क्या होगा? गोगत जाड्य सजातीय जाड्यवान वाहिका, ये बोध होगा। क्या होगा? गोगत जाड्य सजातीय जाड्यवान वाहिका। गोगत जो जाड्य तत्सजातीय जो जाड्य तदवान वाहिका।
तो गोगत सजातीय जाड्यवान वाहिका, गोगत जो जाड्य तत्सजातीय जाड्यवान वाहिका, गोगत जाड्य सजातीय जाड्यवान वाहिका, ये बोध हो गया। दूसरे वाले में आए तो ये हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब आएगा तीसरा। ये कहते हैं कि भैया न तो परार्थो विधि, परार्थ यानी वाहिक में लक्षणा नहीं होती, ध्यान रखिएगा दूसरे वाले में। अब आया तीसरा। तीसरे कहते हैं कि भैया गो की लक्षणा किस में होती है? वाहिकवय में लक्षणा हो जाती है। किसमें? वाहिक में। वाहिक के गुणों में लक्षणा नहीं होती, किसमें होती है? वाहिकय में लक्षणा हो जाती है। कैसे? पर साधारण गुणाश्रयत्वेन, साधारण गुण कौन है? साधारण गुण क्या है? जाड्यमान्द्यादि। क्यों जाड्यमान्द्यादि साधारण गुण है? क्योंकि जाड्यमान्द्यादि जो गुण है वो गो में भी रह रहा है और वाहिक में भी रह रहा है, अतः जाड्यमान्द्यादि गुण क्या है? साधारण गुण है। क्यों? उभय वृत्तित्वात्। साधारण गुण आप जानते ही हैं कि जो दोनों में रहे वही क्या होता है? साधारण गुण होता है। तो वाहिक में भी है और गो में भी है, अतः जाड्यमान्द्यादि गुण क्या है? साधारण गुण है। अतः साधारण गुण आश्रय वाहिक है, अतः इसीलिए क्या हो जाती है? स्वसजातीय गुणवत्व संबंधे ना। जैसे गो गंगापथ की तट में लक्षणा होती किस संबंध से? सामीप्य संबंध से, क्योंकि गो का तट के साथ कौन सा संबंध है? सामीप्य संबंध है। गो से समीप में जो गंगा है उससे समीप में तट है, अतः सामीप्य संबंध है। वैसे स्वसजातीय गुणवत्व संबंध है। गो का वाहिक के साथ क्या संबंध है? तो स्वसजातीय गुणवत्व संबंध है, अथवा स्ववृत्ति गुणाश्रयत्व संबंध है। स्ववृत्ति जो गुण जाड्यमान्द्यादि तदाश्रयत्व है किसमें? वाहिक में। अतः स्ववृत्ति गुण अथवा साधारण गुणाश्रयत्वेन स्ववृत्ति गुणाश्रयत्वेन क्या हो जाती है? गोपद की किस में लक्षणा हो जाती है? वाहिक में। अतः गोपद की वाहिक में लक्षणा होती है। ये तीसरा मत है कि नहीं? तो इस तरह से ये तीन यहाँ मत दिए हुए हैं, इनका संक्षिप्त परिचय हो गया। कभी और लेकर के आएंगे, विशिष्ट पढ़ाएंगे। तो आगे थोड़ा सा इसमें दिया कुछ, इस पर चर्चा करते हैं। उक्तं चान्यत्र अविधेया अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तिरिष्टात् गौणता इति उक्तं वर्तते, है कि नहीं? ये कहा। तो इस तरह से अविधेया अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तिरिष्टात् गौणता, ये कहें। अब देखिए इसमें अविधेय अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते। देखो यहाँ अविधेय अविनाभूत, अविधेय अविनाभूत जो अर्थ होता है उसकी प्रतीति किससे होती है? लक्षणा के द्वारा होती है। इसका अर्थ क्या है कारिका का? तो हम लोग जानते हैं। इसका अविधेय अविनाभूत अर्थात जिस अर्थ के साथ अविनाभूत संबंध होता है कि नहीं, उसकी प्रतीति किससे होती है? लक्षणा के द्वारा होती है। समझे कि नहीं? तो अविधेय अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते, है कि नहीं? अब देखिए अविनाभूत का मतलब होता है एन बिना यन्न भवति तन्नान्तरीय, नान्तरीय है कि नहीं? अविनाभाव से यहाँ संबंध मात्र लेना है, क्या नहीं लेना है? नान्तरीयक संबंध नहीं लेना है। नान्तरीयक संबंध का मतलब होता है एन बिना यन्न संभवति तन्नान्तरीयकम। इसमें और इसका अर्थ देख लीजिए कि लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तिरिष्टात् गौणता। तो इसका मतलब क्या है? लक्ष्यमाणा अर्थात लक्ष्यार्थ विशेषणतया लाक्षणिक बोध विषया ये गुणाः जाड्यादयः, ये गुणाः जाड्यादयः तैः योगात् यानी तैः संबंधात् या वृत्तिः अर्थात गो शब्दस्य वाहिकार्थोपस्थापकता वाहिकार्थोपस्थापिका वृत्तिः सा वृत्ति तस्याः गौणता इष्टा वर्तते। अर्थात वो तस्याः वृत्तेः गौणता इष्टा वर्तते। वो गौण वृत्ति क्या है? गौण है। लक्ष्यमाणा अर्थात लक्ष्यार्थ विशेषणतया लाक्षणिक बोध विषय ये गुणा, लाक्षणिक बोध के विषय जो गुण है कौन? जाड्यादि गुण। जाड्यादि गुण क्या होते हैं? लक्षणा से बोध लक्षणा से उनका बोध होता है। अतः लाक्षणिक बोध विषय गुण है कौन? जाड्यादि गुण। उनके साथ तैः योगात्, उनके साथ योग होने के कारण क्या होता है? जो वृत्ति होती है गो शब्द की वाहिक अर्थ की जो उपस्थापकता वृत्ति है वो क्या होती है? गौणा होती है। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। तो लक्ष्यमाण गुण ही होगा। लक्ष्यमाण यानी लाक्षणिक बोध विषय जो गुण है, लक्ष्यमाण गुण ही होगा मतलब लाक्षणिक बोध विषयी भूत जो गुण है जाड्यमान्द्यादि गुण है, उन गुणों के कारण जहाँ लक्षणा होती है, उन गुणों के संबंध के कारण जहाँ लक्षणा होती है उसको गौणी लक्षणा कहते हैं। जैसे गौरवाहिका में क्यों? क्योंकि यहाँ लक्ष्यमाण लाक्षणिक अर्थबोध विषय गुण कौन सा है? जाड्यमान्द्यादि गुण।
उस तदाश्रयत्वेन ही तो गो की लक्षणा किस में होती है, वाहिक में होती है। अतः लक्ष्यमाण गुण ही होगा, गुण संबंध के कारण लक्षणा होती है, अतः इसको क्या कहा जाता है, गौणी लक्षणा कहा जाता है। यहाँ वो वृत्ति गौणी इष्टा होती है, अर्थात उसको गौणी लक्षणा कहा जाता है। अविनाभूत से कौन सा संबंध लेना है, तो अविनाभूत से संबंध मात्र लेना है। क्या नहीं लेना है, नान्तरीयक नहीं लेना। नान्तरीयक का मतलब होता है एन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकम, अर्थात तत्सत्ता नियत सत्ता कथम। जैसे जाति और व्यक्ति का जो संबंध है वो नान्तरीयक संबंध है, समझ गए कि नहीं। किसका किसका, जाति और व्यक्ति का, व्यक्ति का जो संबंध है वो क्या है, नान्तरीयक है, नान्तरीयक है। ये संबंध क्या है, नान्तरीयक। नान्तरीयक का मतलब जानते हो, एन बिना यन्न संभवति तन्नान्तरीयम, अर्थात व्यक्ति के एन बिना, व्यक्ति बिना जाति संभवति न संभवति, अतः दोनों जाति और व्यक्ति का संबंध क्या है, नान्तरीयक संबंध है। गुण और द्रव्य का, गुण बिना द्रव्य के रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, निराश्रित गुण नहीं रह सकता है, अतः गुण और द्रव्य का जो संबंध होगा वो नान्तरीयक होगा। जाति और व्यक्ति का जो संबंध होगा नान्तरीयक होगा। क्रिया और क्रियावान का जो संबंध होगा वो नान्तरीयक होगा। तो लेकिन यहाँ ऐसा संबंध नहीं लेना, नान्तरीयक संबंध नहीं लेना है, अर्थात नान्तरीयक संबंध हो वहीं पर लक्षणा होती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ नान्तरीयक नहीं रहता वहाँ भी संबंध मात्र होना चाहिए। जैसे गो का तट के साथ क्या है, नान्तरीयक संबंध नहीं है। बिना गंगा क्या रहता है, गंगा और तट का नान्तरीयक संबंध नहीं है, वहाँ सामीप्य आदि संबंध है, कार्य कारण भाव आदि संबंध है, वहाँ भी लक्षणा होती है। जैसे मंचा क्रोशंती इत्यादि दे रहा आगे, तो मंचा क्रोशंती में क्या है, नान्तरीयक संबंध नहीं है, फिर भी क्या होती है, लक्षणा होती है। मंचा क्रोशंती, मंचा क्रोशंती यानी मंच जो है, मंच कहाँ है, भूतल पर है, अब वो कहाँ है, क्रोशन करने वाले कहाँ है, वो मंच पर है। जो क्रोश करते हैं अर्थात चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, वो सब कहाँ है, मंच में है। तो दोनों का संबंध क्या नहीं है, नान्तरीयक संबंध नहीं है, अतः क्या नहीं होती है वहाँ, इसलिए नान्तरीयक संबंध नहीं लेना, अभी तो संबंध मात्र लेना है, समझे कि नहीं। आयुर्घृतम इत्यादि में कार्य कारण भाव संबंध है, तो नान्तरीयक संबंध ही नहीं लेना, संबंध मात्र लेना है, ठीक है भैया। तत्सत्व ही मंचा क्रोशंत इत्यादि लक्षणा न स्यात्, यदि नान्तरीयक संबंधी लोगे तो मंचा क्रोशंत में लक्षणा नहीं हो पाएगी, मंचा क्रोशंत में लक्षणा होती है। मंच की लक्षणा कहाँ हो जाती है, मंचस्था ये बालका पुरुषा, उसमें लक्षणा हो जाती है। क्यों, मंच का क्रोशन संभव नहीं है, मंच चिल्ला नहीं सकता है, अतः मंच का क्रोशन क्रिया में कर्तृत्व ने क्या होगा, अन्वय असंभव होगा, बाधित होगा, अतः मंच की मंचस्थ में लक्षणा हो जाती है, मंचस्था क्रोशंती, समझे कि नहीं। मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, मंचस्था बालका क्रोशंती, कुछ भी। अविनाभावे, और दूसरी बात, यदि अविनाभाव संबंध ले लोगे, नान्तरीयक संबंध ले लोगे, तो वहां तो जैसे पिनो एवं देवता दीवान भूंगते, जाति और व्यक्ति, यहाँ क्या होता है, जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप करके ही बोध हो जाता है, वहाँ लक्षणा की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। तो नान्तरीयक संबंध मत लेना, क्योंकि अगर नान्तरीयक संबंध लोगे तो वहाँ तो आक्षेप से ही काम चल जाएगा, अर्थापत्ति प्रमाण से ही बोध हो जाएगा, वहाँ लक्षणा की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए संबंध मात्र लेना, ठीक भैया। तो संबंध मात्र से जो गुणों के कारण लक्षणा होती है उसको गौणी कहते हैं, इतना इसका मतलब है। संबंध मात्र के द्वारा जो गुणों के कारण लक्षणा होती है उसको क्या कहेंगे, गौणी लक्षणा कहते हैं। अविनाभावे आक्षेपेण सिद्ध लक्षणाया अनुपयोग इत्युक्तम। फिर आगे आयुर्घृतम, अब देखो शुद्धा वाली के दे रहे हैं कि आयुर्घृतम आयुर्वेदम, ये शुद्धा वाली के हैं। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखो शुद्धा जो लक्षणा थी उसका वो तो बता दिए थे, कौन सी, उपादान लक्षणा की। उपादान लक्षणा का बताया था, कुंताः प्रविशन्ति, क्या, कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति और कुंताः प्रविशन्ति। तो कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति में कौन हो गई, सारोपा, और कुंताः प्रविशन्ति में क्या हो गई, यहाँ विषय नहीं, अभी तो क्या है, केवल विषयी है, अतः क्या हो गई यहाँ जो लक्षणा है वो साध्य वसानी का लक्षण है। तो शुद्धा वाला का बता दिए, शुद्धा जो उपादान लक्षणा है, शुद्धा उपादान लक्षणा के गौरी के तो बता ही दिए अभी, गौरवाही का और गौरयम, लेकिन जो शुद्धा थी उसमें उपादान लक्षणा के तो बता चुके हैं। शुद्धा में शुद्धा इसमें दो है, नंबर 1 उपादान लक्षणा और दूसरी थी लक्षणा। तो उपादान लक्षणा के तो बता दिए थे दोनों,
सारूपा, इसका था पुंताह, पुंताह पुरुषः, पुरुषाः प्रविशन्ति, प्रविशन्ति। और इसका सारूपा साध्यवसानिका का, साध्यवसानिका इसका हो गया था पुंताः प्रविशन्ति, पुंताः प्रविशन्ति, ये हो गया। अब आया लक्षण लक्षण वाला। तो लक्षण लक्षण वाला क्या, इसको ऐसे कर दो। अब आया लक्षण लक्षण वाला। तो लक्षण लक्षण में भी दो, उपादान, उपादान और नहीं सॉरी, सारूपा और सादृश्य। लक्षण लक्षण में क्या, पहली है सारूपा। तो सारूपा क्या हुआ भैया, और साध्यवसानिका। तो सारूपा क्या है, आयुर्घृतम। क्या, आयुर्घृतम, आयुर्घृतम। ये हो गई क्या, सारूपा का। और साध्यवसानिका का क्या होगी, साध्यवसानिका। साध्यवसानिका की होगी आयुर्वेदम, आयुर्वेदम। लेकिन आयु एव इदम, लेकिन आयुर्वेदम, आयुर्वेदम। तो ये सारूपा की होगी आयुर्घृतम और साध्यवसानिका की होगी आयुर्वेदम। ये शुद्धा में जो उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण, उपादान लक्षण के दो है, सारूपा और साध्यवसानिका। इस तरह से शुद्धा के कितने भेज होते हैं, 4, और 2 गौणी के तो मिला करके क्या होते हैं, 2 गौणी वाले मिला करके क्या होते हैं, 6 हो जाते हैं लक्षण के भेद। समझे कि नहीं। तो शुद्धा में जो उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण, उपादान लक्षण भी 2 प्रकार की और लक्षण लक्षण भी 2 प्रकार की, मिला करके क्या हो जाते, पूरे 4 हो जाते। समझे कि नहीं। इनका लक्षण भी, इनका उदाहरण भी बता दिए। अब देखिए समझते हैं हम, कुंता पुरुषा प्रवेशन्ति, जानते ही अब कुंता पुरुष प्रवेश कर रहा है। अब कुंता प्रवेशन्ति कर कहते हो तो कुंत के कोई अस्त्र विशेष है, बताओ अस्त्र विशेष अचेतन है, वो कैसे प्रवेश कर सकता है, नगर में, गृह में प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता है। अतः कुंता का प्रवेशन क्रिया में बाधित हुआ कर्तृत्व में, अतः क्या हो जाएगी यहाँ कुंता की, कुंताधारी जो पुरुष है स्वाश्रयत्व संबंध से क्या हो जाएगी, कुंता की पुरुष में लक्षणा हो जाती है। समझे कि नहीं। अति तैक्षणत्व आदि प्रतिपादन करना ही इसका प्रयोजन है। तो ये हो गया क्या, उपादान लक्षण। तो यहाँ कुंता भी अर्थभाषित होता है, यानी कुंत जो अस्त्र है उसका, उसकी भी प्रतीति होती है, और जिसमें लक्षणा करते हैं पुरुष में उसकी भी प्रतीति होती है। इसीलिए क्या उपादान लक्षणा है। उपादान लक्षणा में क्या होती है, स्वार्थ भी रहता है, और जो स्वार्थ अन्वित अतिरिक्त अर्थ रहता है, लक्ष्यार्थ भी रहता है। समझे कि नहीं। अब आया लक्षण लक्षण। लक्षण लक्षण में देखो आयुर्घृतम, आयु की लक्षणा किस में हो जाती है, घृत में है। आयु की लक्षणा किस में होता है, घृत में। किस संबंध से, कार्य कारण भाव संबंध से। क्यों, आयुरेव घृतम है कि नहीं। आयु की लक्षण में घृत को खाने से, घी को खाने से क्या होती है, आयु की वृद्धि होती है, आदमी स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, तो आयु की वृद्धि होती है। अतः आयु का कारण कौन है, घृत। आयु क्या है, घृत का कार्य है। दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, कार्य कारण भाव संबंध है। अतः यहाँ कार्य कारण भाव संबंध से आयु की लक्षणा किस में हो जाती है, घृत में। अतः ये क्या हो गई, कार्य कारण भाव संबंध से हुई है तो शुद्धा है, स्वाभाविक बात है। सादृश्य संबंध से नहीं हुई है। यदि सादृश्य संबंध से होती लक्षणा तब तो ये गौणी हो जाती, लेकिन कार्य कारण भाव संबंध से हुई जाता है, ये गौणी नहीं है, अभी तो क्या है, शुद्धा है। और ये क्या है, यहाँ लक्ष्य भी जो विषय है, कौन विषयी है, कौन विषयी है, कौन आयु। और घृत जो क्या है, विषय है जिसमें लक्षणा कर रहे हैं, विषय दोनों है। अतः क्या हो गई, ये सारूपा हो गई, क्योंकि सारूपा में विषय और विषय दोनों रहते हैं। और साध्यवसाना में क्या है, साध्यवसाना जो आयुर्वेदम है, ये क्या हो गई, साध्यवसानिका हो गई। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ जो विषय है कौन, घृत, वो नहीं है कि नहीं। उसका साक्षात घृत शब्द के द्वारा उसका उपादान नहीं है, अभी तो दंतेन कहा गया है। अतः क्या हो गया, वो साध्यवसानिका हो गई। तो ये शुद्धा जो लक्षणा है उसमें सारूपा और साध्यवसानिका दोनों के उदाहरण हो गए। आप इसको समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। वही कह रहा भैया, आयुर्घृतम आयुर्वेदम इत्यादि सादृश्यात अन्यत, सादृश्य से जो अतिरिक्त संबंध है, कौन सा, कार्य कारण भावादि संबंध। कार्य कारण भावादि जो संबंधांतर है, सादृश्य से अतिरिक्त संबंध है, उन संबंधों से यहाँ क्या हुई है, लक्षण हुई। ऐसा इसीलिए क्या है, शुद्धा।
एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपा अध्यवसाने। एवं इस तरह से कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वक जो ये लक्षण है ये क्रम से क्या है, सारूपा है और साध्यवसानिका है। अर्थात ये सारूपा हो गई, वो साध्यवसानिका हो गई। ठीक भैया। अब देखो गौरवाहिका, गौणी के दो भेद कौन है, सारूपा साध्यवसानिका। गौणी वाले दो भेद कौन से हैं, गौर व ईका। एक तो ये हो गया और दूसरा कवा है गौर है। ये क्या है, दोनों गौणी के, गौणी के दोनों भेद यही ना है। तो गौणी के दोनों भेद ये समझे। अब गौरवाहिका गौर है। अब ये देखो यहाँ गौणी के जो भेद है सारूपा साध्यवसानिका, दोनों गौरवाहिका गौर है, इनमें क्या प्रयोजन है, प्रयोजन की चर्चा बता रहे हैं। और जो शुद्धा है ये वाले कौन, सारूपा साध्यवसाना वाले यानी आयुर्घृतम आयुर्वेदम, यहाँ क्या प्रयोजन है, क्योंकि प्रयोजनवती लक्षणा है, रूढ़ी लक्षणा नहीं है। तो प्रयोजन क्या है, उसी प्रयोजन को बता रहे हैं कि गौण भेदयो, जो गौण की गौणी लक्षणा के जो भेद हैं दूठो, कौन कौन, सारूपा और साध्यवसाना, उनमें क्या प्रयोजन है। तो कहा भेदे, यहाँ यद्यपि गौरवाहिका में पहले लिया सारूपा वाले का है, ध्यान रखिएगा, उनमें गौ और वाहिक ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है कि नहीं है, भेद है कि नहीं है। अतः क्या है, दोनों का भेद होने पर भी ताद्रूप्य प्रतीति प्रयोजनम, अर्थात अभेद प्रतीति प्रयोजनम, समझे कि नहीं। यहाँ क्या है, यद्यपि भेद 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 के द्वारा एक का गो शब्द के द्वारा प्रतिपादन है, एक का वाहिक शब्द के द्वारा प्रतिपादन है, अतः भेदेन कथन है, फिर भी अभेद की प्रतीति हो जाए, अभेद बोध हो जाए, यही क्या है, प्रयोजन है। क्योंकि जब गो की लक्षणा कहाँ कर देते हैं, वाहिक में, तो क्या बोध होता है, गोर अभिन्ना वाहिका, गो अभिन्ना वाहिका, अतः अभेद का जो बोध होता है यही क्या है, प्रयोजन है, समझे कि नहीं। और भैया इस वाले में गौरयम वाले में यहाँ तो एक ही है, विषय है ही नहीं, तो यहाँ क्या प्रयोजन है, तो कहा यहाँ सर्वथा भेद की प्रतीति ही प्रयोजन है, समझे कि नहीं। यहाँ भेद पहले, यहाँ तो पहले भेद बोध होता है फिर अभेद बोध होता है, समझे। और यहाँ क्या होता है, भेद बोध होता ही नहीं, क्या सर्वथा अभेद की प्रतीति होना ही क्या है, गौरयम इस साध्यवसानिका में प्रयोजन है। तो सारूपा में क्या प्रयोजन है, ताद्रूप्य प्रतीति, और साध्यवसानिका में क्या प्रयोजन है, गौरी वाली में गौरयम में, तो सर्वथा अभेद प्रतीति प्रयोजन, समझे कि नहीं। अब आया शुद्ध भेद है, जो शुद्धा लक्षणा के जो भेद है, ये आयुर्घृतम और आयुर्वेदम सारूपा और साध्यवसानिका, यहाँ क्या प्रयोजन है भैया, तो कहा यहाँ प्रयोजन है शुद्ध भेद योस्तु, शुद्ध भेद जो दो हैं सारूपा और साध्यवसानिका, उनमें अन्य वैलक्षणेन अव्यविचारेण च कार्यकारित्वादि, समझे कि नहीं। कहा अन्य वैलक्षण आयुष्कारित्वम प्रयोजन, अन्य वैलक्षण से, अर्थात जो घृत है, इस यद्यपि खीरा खाने से भी आयु बढ़ती है, फल खाने से भी आयु वृद्धि होती है, तो कारण आयु के कारण कौन है, फल है, फूल है, खाना है, रोटी है, सब्जी है, लेकिन जिस तरह से अन्य वैलक्षण कारणत्व है किसमें, घृत में, अर्थात इनसे अतिरिक्त उसमें कारणत्व है, इनसे कुछ विशिष्ट उसमें कारणत्व है, यही क्या है, प्रयोजन है। कहाँ पर, सारूपा वाले में। आयुर्वेदम में क्या है, आयुर्वेदम कारण अव्यविचारेण कार्यकारित्व, अर्थात जो घृत है वो निश्चित रूप से, बाकी सब दे चाहे ना दे, बाकी सब आयु को बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं, लेकिन जो घृत है वो अवश्य ही, अर्थात यत्र यत्र घृतत्वम तत्र तत्र, यत्र यत्र घृत पानत्वम तत्र तत्र आयुष्करत्वम इति अवश्यम वर्तते, यत्र यत्र घृतत्वम तत्र तत्र आयुष्करत्वम इति अवश्यम वर्तते, समझे कि जहाँ जहाँ घृत है वहाँ वहाँ आयुष्कारित्व है, अर्थात जो जो घी खाता है उसमें जरूर आयु की वृद्धि होती है। अतः अव्यविचारेण, अर्थात व्यविचार नहीं है कि नहीं, जहाँ जहाँ, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ अर्थात कोई जहाँ घृत है वहाँ सब जगह क्या होता है, आयु की वृद्धि होती है, आयु का वर्धन होता है। अतः ये क्या है, अव्यविचारेण आयु कार्यकारित्व किस में है, घृत में है, ये प्रयोजन, यही प्रतीति कराना ही क्या है, प्रयोजन है। तो यहाँ पर अव्यविचारेण कार्यकारित्व प्रयोजन है, यहाँ पर अन्य वैलक्षणेन कार्यकारित्व प्रयोजन है। तो इस तरह से इन दोनों का प्रयोजन भी हो गया। अब देखो कुछ और संबंध से बता रहा है, जैसे कार्य कारण भावादि संबंध से जो शुद्धा लक्षणा होती है
वो सादृश्य संबंध से लक्षण होती नहीं, सादृश्येतर संबंध से होती है। तो सादृश्येतर संबंध क्या है? नाना संबंध है। कहीं सामीप्य संबंध होगा, कहीं तादर्थ संबंध होगा, कहीं कार्य कारण भाव संबंध होगा, कहीं स्वस्वामी भाव संबंध होगा, कहीं अवयव भाव संबंध होगा, तो नाना संबंध होंगे। तो कार्य कारण भाव वाला तो दिखा ही दिया आपको, गंगा घोषा में सामीप्य संबंध होता है, ये भी दिखा दिया। अब कुछ और संबंध दिखा रहा है, जैसे जहाँ होता है, इसको हम पहले मिटाते हैं। शुद्धा लक्षण है, ध्यान रखिएगा है। जैसे दिया क्वचित तादर्थ्याद उपचार, तादर्थ के कारण कहीं लक्षण होते हैं। जैसे पहला दिया इंद्रा था स्थूणा, इंद्र, देखो इंद्र की लक्षणा किस में कर दिया? स्थूल। ये क्या हो गया? विषय हो गया, विषय, यानी इसमें लक्षणा किए हैं, आरोपाश्रय हो गया स्थूल। इंद्र की लक्षणा किस में कर दिया? स्थूल में। क्यों? क्योंकि ये इंद्र के लिए है, इंद्र के प्रयोजन के लिए है स्थूल। अरे भैया, इंद्र के निमित्त जिसको पूजा जाता था उसी को कह दिए इंद्र ही महाराज है। क्या कोई ठूठा था, खड़ा था, स्थूल था लकड़ी का, उसको लोग समझते थे अरे इंद्र जी हैं, इसमें कभी प्रकट हुए रहे, कभी अपनी बड़ी कृपा किए रहे, अतः ये इंद्र है। तो इंद्र के निमित्त जो पूजा जाता था उसी का कहा जाता था इंद्र, इंद्र से कहा जाता है। अतः यहाँ क्या है? तादर्थ संबंध है कि नहीं? उपकार उपकारक भाव संबंध है, क्योंकि उनको देंगे जब अभी वो स्थूल को तो इंद्र को पहुंचेगी, अतः इंद्र का उपकारक है वो, अतः उपकार उपकारक भाव संबंध है। इसलिए क्या हो गया यहाँ? तादर्थ संबंध है, उपकार उपकारक भाव संबंध है। अतः इंद्र की लक्षणा किस में हो जाती है? स्थूल में। यहाँ कौन सा संबंध है? तो तादर्थ संबंध है। समझे कि नहीं? प्रयोजन क्या है? तो इष्ट प्रदत्तम प्रयोजनम, इष्ट प्रदत्त ही क्या है यहाँ? प्रयोजन। फिर आगे चलते हैं। क्वचित स्वस्वामी भावात लक्षणा भवति, यथा राजकीय पुरुषा राजा। दूसरा है राजकीय पुरुषा राजा, राजा। यहाँ देखो राजा की लक्षणा किस में हो गई? पुरुष में। समझे क्यों? क्योंकि ये राजकीय, राजा संबंधी पुरुष है, इसलिए इसको क्या कह दिया? राजा। अरे भैया, राजा का मंत्री है, राजा का आदमी, कोई खास आदमी है, वो जा रहा है तो प्रजा कहते हैं भैया राजा ही हैं, ये जा रहे हैं, राजा हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? राजा तो नहीं जा रहे हैं। कहा भैया राजा का संबंधी है कि नहीं? स्वस्वामी भाव इनका संबंध है, अतः स्वस्वामी भाव संबंध से जो राजा का पुरुष है, नौकर है, आदमी है, उसमें भी क्या कह दिया जाता है? राजा व्यवहार कर दिया जाता है। अतः राजा की लक्षणा किस में हो गई? पुरुष में। क्यों? क्या कारण होने के कारण? स्वस्वामी भाव संबंध होने के कारण। संबंध से लक्षणा होती है ना, तो संबंध क्या है यहाँ? तो स्वस्वामी भाव संबंध है। तो देखो सादृश्य संबंध है नहीं है, अतः स्वस्वामी भाव संबंध, इसीलिए क्या है? शुद्धा लक्षणा, सब ध्यान रखना। तो स्वस्वामी भाव संबंध से यहाँ लक्षणा होती है। तो इंद्र की स्थूल में लक्षणा होती है तादर्थ संबंध से, राजा की पुरुष में लक्षणा होती है स्वस्वामी भाव संबंध से। अब आगे यहाँ प्रयोजन क्या है? तो यहाँ प्रयोजन है अलंघनीय आज्ञात्म प्रयोजन, है कि नहीं? अर्थात इसकी आज्ञा क्या है? अलंघनीय है कि नहीं? इसकी आज्ञा क्या है? अलंघनीय, क्योंकि ये राजा के संबंधी पुरुष है, अतः इसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, है कि नहीं? मतलब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना है, इसलिए इसकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना भैया। अतः आज्ञा का अनुल्लंघनीयत ही क्या है? इसमें प्रयोजन लक्षणा, क्योंकि लक्षणा प्रयोजनवती होती है ना, अथवा रूढ़िमती होती है। तो प्रयोजन क्या है? तो यहाँ यही प्रयोजन। इसमें इष्ट प्रदत्त प्रयोजन था, इसमें आज्ञा अनुल्लंघनीयत प्रयोजन हो गया है। अब आया तीसरा भैया कहाँ है? जैसे क्वचित अवयवी भाव संबंध, यथा अग्र हस्ते इतत्र अग्र मात्रे अवयवे हस्ता, है कि नहीं? जैसे हाथ का आगे वाला भाग है, उसमें क्या कह जाता है? हाथ तो ये पूरा है, लेकिन हाथ का जो आगे वाला भाग है उसी का कह दिया हाथ है भैया, ये हाथ। अब कैसे हाथ है भैया? हाथ तो पूरा है। कहा नहीं भैया ये हाथ है। तो हाथ जो आगे वाला भाग है उसमें जो हाथ की लक्षणा हुई है, हस्त की जो लक्षणा हुई है, वो किस संबंध से हुई है? अवयवी भाव संबंध से, क्योंकि ये आगे का जो भाग है ये अवयव है, पूरा हाथ क्या है? अवयवी है। दोनों के बीच में संबंध क्या है? अवयवी भाव संबंध। यहाँ प्रयोजन क्या है? तो बलाधिक के प्रयोजन है, क्योंकि भैया आगे वाले हाथ में इसको बड़ा बल है यार, क्या कहना, बड़ा से बड़ा पत्थर उठा लेगा, बड़ा से बड़ा बोरी उठा लेगा, बोरा उठा लेगा, बहुत बल है। आगे ही वाले हाथ में बहुत बल है, पीछे तो छोड़ दो। तो इस तरह से बलाधिक बताना ही क्या है? प्रयोजन है। क्वचित तात्कर्म्यात् यथा तक्षा तक्षा,
कुछ तात्कर्म से लक्षणा होती है, तात्कर्म संबंध होता है। जैसे यद्यपि वो तक्ष होता नहीं है, अतक्ष है, लेकिन तक्ष काम में लकड़ी के कार्य में कोई बड़ा भारी निपुण है, बहुत मिस्त्री आदमी है, तो उसको भी क्या कह दिया जाता है, तक्ष तक्ष कह देते हैं, समझे। तो तात्कर्म्यात उस तक्ष का जो कर्म है उसमें निपुण होने के कारण उसको तक्ष व्यवहार कर दिया जाता है। तो इस तरह से तात्कर्म्यात भी लक्षणा होती है। इस तरह से लक्षणातेन सर्वविधा, इस तरह से लक्षणा क्या होती है, 6 प्रकार की होती है। आद्य भेदाभ्याम सह, आद्य जो भेद हुए थे 4 उनको, और ये 2 इसको मिलाकर के 6 भेद होते हैं। सच लक्षणा, वह लक्षणा क्या होती है, व्यंग्येन रहिता रूढ़ सहिता तो प्रयोजन। अगर व्यंग से रहित है तब तो रूढ़ी लक्षणा होती है, अगर व्यंग से सहित है तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है, समझे कि नहीं। रूढ़िमती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती लक्षणा में क्या होता है, व्यंग नहीं रहता है, प्रयोजन नहीं रहता है, अतः रूढ़िमती लक्षणा होती है। प्रयोजनवती में लक्षणा में क्या रहेगा, व्यंग रहेगा, प्रयोजन रहेगा, अतः प्रयोजनवती लक्षणा है, समझे कि नहीं। तो लक्षणा इस तरह से व्यंग को लेकर के और रूढ़ी को लेकर के 2 प्रकार की हो गई। व्यंगेन रहिता रूढ़ सहिता तो प्रयोजने, समझे कि नहीं। अब आगे और इसी पर चर्चा होगी, तो इसको हम आगे कल करेंगे। इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।